फ्रेंड्स, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कैपिटल गेन टैक्स की। कैपिटल गेन टैक्स में हमने पढ़ लिया, हमने चर्चा कर ली टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स की, कितने तरह के कैपिटल एसेट्स होते हैं इसकी चर्चा की। कैपिटल गेन कितने तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गेन, इसके बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, इसकी भी चर्चा कर ली। और साथ में हमने चर्चा कर ली ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट का भी। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि ये कैपिटल गेन जो मिलता है, क्या इसमें एग्जम्पशंस भी हैं? यस, एग्जम्पशंस हैं। और उस एग्जम्पशंस में कई सारे सेक्शंस हैं। आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 54B की, जिसमें लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड में यदि एग्रीकल्चर लैंड यदि ट्रांसफर करते हैं और उसमें यदि कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन से एग्जम्पशंस कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये चर्चा करने के पहले हम अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर लिखें, सो दैट हम समझ सकें कि हमको और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो चलते हैं एग्रीकल्चर लैंड में एग्जम्पशंस कैसे मिलता है, इसके बारे में बात करने की। इस सेक्शन के बारे में चर्चा करने के पहले जस्ट हम इसके बारे कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लें, जिससे ये पता चल सके कि आखिर सेक्शन 54B लाने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ गई। वे बैक 1970 इंडस्ट्रियलाइजेशन हिंदुस्तान में काफ़ी जोरों पर था और जितने रूरल एग्रीकल्चर लैंड थे वो उसके लैंड यूज कन्वर्ट हो रहे थे और उसमें इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, जिसके कारण एग्रीकल्चर लैंड का एरिया जो है वो दिनों दिन कम होता जा रहा था। तो सरकार ने 1970 में अपने फाइनेंशियल बिल में ये प्रोविजंस लाया 54B का। और दूसरा पर्पस इसका ये था कि सरकार ने ये सोचा कि यदि वो फार्मर जो कि अपना एग्रीकल्चर लैंड बेचकर उस पर कैपिटल गेन लेके फिर उसको एग्रीकल्चर लैंड में ही इन्वेस्ट करता है, तो इसके पीछे इंटेंशन फार्मर्स का कैपिटल गेन अर्न करना नहीं था, बल्कि उसको एग्रीकल्चर लैंड का लोकेशन शिफ्ट करना था। इसलिए बोला उन सिचुएशंस में फार्मर्स को कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए। सो इन दोनों बैकड्रॉप में सरकार ने ये एक्ट 1970 में लाया। अब अगला सवाल ये है कि हमने जब कैपिटल एसेट की चर्चा की थी, उसमें हमने कहा था कि एग्रीकल्चर लैंड कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ यदि उसका सिचुएशन है तो वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट में फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन टैक्स ट्रीट नहीं होगा। लेकिन हमने ये भी कहा था कि यदि उसका लोकेशन वाइज कुछ अलग है, जैसे हमने इधर दिखाया हुआ है, हमने चर्चा की थी कि यदि कोई एग्रीकल्चर लैंड किसी शहर के पेरीफेरी से जिसकी आबादी 10,000 से ऊपर और 1 लाख तक है, यदि उसके पेरीफेरी से 2 किलोमीटर के बाहर सिचुएटेड है, तब वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा और वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं होगा। लेकिन यदि उस शहर के पेरीफेरी से 2 किलोमीटर के अंदर सिचुएटेड होगा तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा और अंडर दिस कैपिटल गेन वो एग्रीकल्चर लैंड को यदि आप ट्रांसफर करेंगे तो जो भी गेन आपको मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। ये प्रोविजन से बताया होता, ये डिपेंड करता था शहर की आबादी पे और उसके हिसाब से शहर की परिधि के कितना डिस्टेंस के अंदर। जैसे जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है और 10 लाख तक है, उस शहर के पेरीफेरी से 6 किलोमीटर के अंदर यदि सिचुएटेड होगा तो उस एग्रीकल्चर लैंड पे ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और 6 किलोमीटर के परिधि के रेडियस से दूर होगा, उसके दूरी से दूर होगा, तो वो एग्रीकल्चर लैंड फॉर दिस पर्पस कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। इसी हिसाब से जिसका 10 लाख के ऊपर है उसकी जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है, मतलब 8 किलोमीटर के अंदर होगा तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा, 8 किलोमीटर के बाद होगा तो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। अब आगे बात करते हैं इस, जैसे हमने बताया था कि इस सेक्शन को लाने के पीछे सरकार का इंटेंशन ये भी था कि कोई फार्मर
एक एग्रीकल्चर लैंड बेचकर दूसरा एग्रीकल्चर लैंड परचेज करता है तो उसको एग्जेम्पशंस नहीं मिलता है, एंड दिस इज द बेसिक इंटेंट ऑफ दिस सेक्शन। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि अंडर विच कंडीशन उसको एग्जेम्पशंस मिलेगा, एंड दीज कंडीशंस आर द फर्स्ट, जो एग्रीकल्चर लैंड शुड नॉट बी रूरल एग्रीकल्चर लैंड, मीन्स जो एग्रीकल्चर लैंड आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो जो डेफिनेशन बताया है कैपिटल एसेट के फॉर्म अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से, वो एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, ना कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड। द सेकेंड कंडीशन, दिस फैसिलिटी दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड यदि हम ट्रांसफर करेंगे तो उस पर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो। इसका मतलब कि इस एग्रीकल्चर लैंड में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही गेन हो सकते हैं यदि आप ट्रांसफर करते हैं तो। अगला कंडीशंस है कि जिस एग्रीकल्चर लैंड को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसको कम से कम ट्रांसफर करने के 2 साल पहले से उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना चाहिए। और एग्रीकल्चर एक्टिविटी कौन कर सकते हैं, उस पर कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल हिमसेल्फ जो एसएससी है, उसके पेरेंट्स, और यदि, चूंकि मैंने बताया था कि ये एप्लीकेबल है एचयूएफ पर भी, यदि एचयूएफ की जमीन है तो एचयूएफ का कोई मेंबर को उस पर पिछले 2 सालों से एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म किया होना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लैंड है जिसपे कभी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुई नहीं, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया या सेल कर दिया, जो कैपिटल गेन होगा उस पर अगला एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेंगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगला कंडीशन है कि जो आप एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करेंगे उस पर जो कैपिटल गेन होगा, उस कैपिटल गेन से विद इन 2 years फ्रॉम द ट्रांसफर आपको दूसरा एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। प्लीज नोट इट, विद इन 2 years फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड यू विल हैव टू एक्वायर द अनदर एग्रीकल्चर लैंड। और अगला सवाल है कि एग्जेम्पशंस कितना मिलेगा इस पे? तो एग्जेम्पशंस मिलेंगे उस पे जितना कैपिटल गेन हुआ है या जितना का आपने दूसरा एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया है उसमें से जो भी कम हो, कॉस्ट ऑफ परचेज लैंड और अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज, यदि कैपिटल गेन ड्यू टू एनी कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई से हुआ है तो उसमें जो कैपिटल गेन मिलेगा वो कैपिटल गेन अपने आप ही एग्जेम्प्टेड होगा। उस कैपिटल गेन को कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है एग्जेम्पशन पाने के लिए। लेकिन दूसरा एक और कंडीशन है इसमें कि ये 1 अप्रैल 2004 या उसके बाद ही होना चाहिए, बिकॉज ये प्रोविजंस जो हैं ये फाइनेंस एक्ट 2004 में आया हुआ था। एक और कंडीशंस है जिसमें यह लिखा है कि जो जमीन आपने कैपिटल गेन के अमाउंट से जो जमीन आपने खरीदी उस जमीन को अगले 3 साल तक के लिए आप ट्रांसफर नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते, जिसको कि लॉक इन पीरियड बोलते हैं। सो लॉक इन पीरियड हियर इज 3 years। और यदि आपने 3 साल के अंदर वो जमीन बेच दी तो जितना भी एग्जेम्पशंस मिला था आपको वो रिवर्स हो जाएगा, और इस नए परचेज लैंड के जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसमें से जो आपने एग्जेम्पशंस पाया था वो एग्जेम्पशंस को लेस कर दिया जाएगा। सो वी कैन से दैट एग्जेम्पशंस विल बी टेकन बैक एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग द एग्जेम्पशंस अवेल्ड from the original cost of acquisition of the new agriculture land, and it can be understood through an example, and the example is Mr. X purchased an agricultural land for rupees 1 lakh for rupees 16 lakh
and availed exemptions for rupees 5 lakh in December 2019. मीन्स दिसंबर 2019 में मिस्टर एक्स ने एक 16 लाख की जमीन परचेज की और उस परचेज करने में उन्होंने 5 लाख का एग्जेम्पशंस पाया हुआ था, जो एक कैपिटल गेन था उसका. एंड ही सोल्ड दैट लैंड फॉर रुपीज 20 लाख इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 and he sold that land for an amounting rupees 20 lakh. Means straightforward, he received the capital gain for rupees 4 lakh, but since he has sold the agricultural land within 3 years, so whatever exemptions he availed, that was 50 lakh, that will be reduced from the original cost, that is 16 lakh, and capital gain would be calculated accordingly. Here you see the sale consideration was 20 lakh. Cost of acquisition will be calculated by reducing 5 lakh. So it would come rupees 11 lakh, and capital gain would be sale consideration minus cost of acquisition, so it would be 9 lakh. यदि ये 3 साल के बाद बेचे होते तो इनका कैपिटल गेन 4 लाख होता, लेकिन 3 साल के अंदर इन्होंने बेच दी, इसलिए इसका कैपिटल गेन 9 लाख हो गया. फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करना ना भूलें, सो दैट कि मैं अगले वीडियो में इसमें कुछ इंप्रूवमेंट ला सकूं. थैंक यू.